Okay, students, good morning to all of you and welcome in chemistry lecture. So, today we are going to discuss about the Elingham diagram, okay, flow chart of the metallurgy of the Cu, Ag, Au, Fe, that type of metal. उनका flow chart discuss कर and alloy. These are the basic concept, ठीक है? तो one of the most important point of this metallurgy is the Elingham diagram. उसको समझने से पहले थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करेंगे. नाउ ओके गाइज, सो सभी लोग लाइव हो जाइए. आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला, ठीक है. यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी, क्योंकि यहाँ पे एलिंघम डायग्राम बताया जाएगा जो कि रिलेट करता है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है. तो उससे पहले थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी सीखते हैं जस्ट फ्यू मिनट्स में. इसके बाद तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक मीन्स क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. यहाँ प्यूरिफाई करेंगे मेटल्स को. देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर कंबाइंड. फर्स्ट वन इज द क्रोम. क्रोम मीन्स होता है कलर. ग्राफी मीन्स होता है क्या होता है? राइट करना, ठीक है. जैसे जियोग्राफी होता है ना, अंकन, राइट करना, ठीक है. तो यहां सारा कुछ अकॉर्डिंग टू कलर होगा. तो थोड़ा इसको समझते हैं. इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम था स्वीट, TSWEET. क्रोमेटोग्राफी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय स्वीट, TSWEET. It was a famous scientist which gave the concept of chromatography. All right, chromatography का basic means है कलर प्लस ग्राफ मीन्स होता है राइट करना या डिटेक्ट करना. ओके, तो स्वेट ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? Quick and efficient technique. Efficient technique to separate out compounds on the basis of color. ओके, तो कलर के बेस पे यहाँ पे हम लोग एफिशिएंट टेक्निक होने चाहिए और क्विक मतलब आसानी से. इसके द्वारा हम लोग बहुत सी मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं. ओके, तो ये तुम्हारा लगभग 3 टाइप का होता है. कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी. यू कैन से दैट. और भी तुम्हारे कई टाइप के हैं, ठीक है. और थोड़ा समझिएगा इसमें. इसके 2 मेन रीजन होते हैं. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट्स में फर्स्ट आ जाएगा स्टेशनरी पार्ट और सेकेंड विल बी द मूविंग पार्ट या मोबाइल पार्ट. ओके, तो स्टेशनरी पार्ट क्या हो जाएगा, मोबाइल पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको समझते हैं. स्टेशनरी पार्ट जो बनता है बेसिकली, यहीं पे नोट करते हैं, ठीक है. ज़्यादा तो स्टेशनरी पार्ट बनाने के लिए हमारे पास
या तो Al2O3 होता है, या फिर सिलिका होता है, ठीक है, या फिर चारकोल होता है। चारकोल समझते हो ना, कोयला की बात कर रहे हैं। दिया सब्सटेंस व्हिच आर यूज इन द स्टेशनरी पार्ट, इनको हम लोग स्टेशनरी पार्ट में फिल करेंगे। ओके, यहां पे मैग्नीशिया भी हो सकता है। तो these are the few substances which are used in the stationary part of the chromatography. Okay, तो chromatography, one of the most important purification of metals, compounds, etc. on the behalf of the color. It has two types, मतलब two parts होते हैं, stationary part, mobile part। जैसे कई types होते हैं, जैसे मैंने बताया गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एडजॉर्बेंट। देखो थोड़ा इसको समझते हैं और क्लियर ढंग से। तो ये पार्ट समझ में आया होगा, होप। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग फॉर एग्जांपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल ले रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या बनेगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक बहुत बड़ा कॉलम होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, इसमें से नीचे दिस इज योर, ये कॉलम ले लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे क्या लगाएंगे, कार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पे कॉटन लगाएंगे। समझना थोड़ा सा, यहां पे कॉटन लगाते हैं क्योंकि यहां पे फिलिंग करना है। अब देखो इस पॉइंट पे क्या फिल करेंगे, अगर हमने इनमें से कोई भी ले सकते हो ना, Al2O3 Si, या फिर चारकोल, या फिर मैग्नीशिया, ये सीधा स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है। तो स्टेशनरी पार्ट को फिक्स करना है। स्टेशनरी पार्ट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, मान लो हमने ले लिया सिलिका, ले लिया Si, तो सिलिका ले लिया हमने इन दिस पार्ट। अब इसको फिल करेंगे, अच्छे से फिल करेंगे बेड फॉर्म में। ओके, अब यहां तक हमने इसको फिल कर दिया। यहां पे फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड करते हैं इसमें से, ठीक है। सॉल्वेंट ऐड करेंगे और यहां से एकदम लॉक कर देंगे। फिर से देखो ये तुम्हारा स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है। अब देखो मोबाइल, अब इसमें देखो सारा कुछ रहेगा। अब मोबाइल पार्ट में क्या हो सकता है तुम्हारा, थोड़ा समझ लो। देखो अच्छा, मोबाइल पार्ट में क्या रहेगा, मोबाइल पार्ट होता है जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसको पार्ट ये रहेगा, ठीक है। अब ऊपर से जो तुम्हें सब्सटेंस है, थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है, इसी में बनाएंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा सा समझ लो, आना वाना है नहीं वैसे भी। देखो जिस सब्सटेंस को मुझे क्या करना है, प्योरीफाई करना है, उसको इस कंटेनर में रखेंगे। प्यूरिफाइंग कंपाउंड, ठीक है। प्यूरिफाइंग कंपाउंड्स कंटेनर में रखेंगे। और जो मोबाइल पार्ट होगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे, लिक्विड लेंगे। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे इसको गिराएंगे। जब गिराएंगे तो क्या होगा, बेड है। अब देखो सिलिका तुम्हारा क्या होता है, ये डिपेंड करेगा पोलर यहाँ पे है कि नॉन पोलर है, ठीक है।
तो इस पर भी डिपेंड करेगा आपका पोलर है कि नॉन पोलर है। ओके, अब देखो इस पॉइंट को यहाँ पे गिराएंगे तो क्या होगा, सिलिका है और अदर सब्सटेंस है, क्या करेंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर फेज में एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा। ये क्या एब्जॉर्ब होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर फेज में एब्जॉर्ब होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कलर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर बैंड बनेंगे। ठीक है, देयर विल बी फॉर्म ऑफ कलर बैंड, यहाँ पे कलर बैंड बनेंगे। ठीक है, एक कलर ये हो गया, ये येलो हो गया। ठीक है, ये व्हाइट हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी थोड़ा बहुत समझ लो बस। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि बताया वैसे ही समझ लो इसको। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का इलिंगम डायग्राम, उसको थोड़ा समझिए। ये तो बेसिक चीजें थी। ठीक है, इसके बाद तुमको बताएंगे मेटलर्जी का फ्लो चार्ट। ये सब टेक्निक्स हैं सेपरेट आउट करने की। चलिए, आप जरा सब लोग सही से कॉपी पेन निकालिए। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग हुआ इलिंगम डायग्राम, और अच्छे से समझना उसको। देखो इलिंगम डायग्राम, इसको स्टार बना लो, यही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। क्यों, यहाँ पे इलिंगम डायग्राम का इन्वेंशन किया था इलिंगम, गिवन बाय, किसके द्वारा किया गया था, इलिंगम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इलिंगम डायग्राम। ओके, सब लोग इसको ध्यान से देखिए जरा, किसके द्वारा गिवन था, इलिंगम के द्वारा गिवन था। इसका मेन पर्पज क्या है, रिलेशन टू मेक रिलेशन बिटवीन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स विद मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक्स और मेटलर्जी की भी रिलेशन बनाना है, इसका मेन पर्पज यही है। ठीक है, ये क्या रिलेट करता है, इट रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द मेटलर्जी। इसको थोड़ा समझिएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी इस और डेल्टा एस और डेल्टा एच के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, वी नो दैट, ओके, इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। I have already discussed about this equation. Okay, this is the Gibbs free energy, change in enthalpy, temperature and change in entropy. I have already discussed before some time in thermodynamics. Okay, so this is the most important equation. यहाँ पे यही इक्वेशन में काम होगा। देखो G के रिस्पेक्ट में, अब डेल्टा G
मीन्स इज ग्रेटर देन 0, समझना, मीन्स दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। अगर कंडीशन आ गई अगर डेल्टा जी क्या है लेस देन 0, मतलब दिस वैल्यू बिकम्स निगेटिव एंड आल्सो डेल्टा जी बिकम्स 0। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, निगेटिव स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन दिस विल गिव्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करेगा। ऑल राइट, दिस इक्वेशन इज स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट को हमने 0 कर दिया। एनीबॉडी, किसी को डाउट है? ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ऑल राइट, ऑल क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स से अप्लाई हो जाएगा, ये 2-3 चैप्टर आएगा पेज में। देखो, तो यहाँ पे ग्राफ करेंगे ड्रा, तो ग्राफ ड्रा, एक ग्राफ ड्रा करेंगे किसके किसके बीच में, डेल्टा जी वर्सेज, यहाँ पे स्टैंडर्ड हटा दो। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड पे एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे आ जाएगा ना, छोड़ो हटा दो उसको। तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच टिल्डेड, देखो यहाँ पे ग्राफ रहेगा डेल्टा जी वर्सेज टी में, मतलब गैस फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, चेंज तो नहीं यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। देखो, तो डेल्टा जी वर्सेस टी में ग्राफ बनाएंगे। अब बताइए, ये तुम्हारा इक्वेशन क्या है? अगर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस इंटू टी प्लस डेल्टा एच, अगर हम इसको लिख दें तो कोई समस्या किसी को? एनी डाउट? आई थिंक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द लीनियर line equation. This is the line equation in the slope form. M, what is this? M represent the slope. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा मैथमेटिक्स है, समझिएगा थोड़ा सा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुमने 9-10 पढ़ा होगा। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या आ गई? M बिकम्स माइनस डेल्टा एस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, और दिस पार्ट इज द कांस्टेंट पार्ट, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। अब देखो, ग्राफ जब ड्रा करेंगे ओके, देखो तो इसको लोग ग्राफ इसके बीच में क्यों ड्रा कर रहे हैं? तो इसका मेन पॉइंट देखो, यहां पे मुझे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ क्यों ड्रा कर रहे हैं, इसका रीजन लिखिए, टू फाइंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में तुम्हारा रहेगा स्लोप कितना हो जाएगा, डेल्टा एस की, मतलब एम कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस के बराबर रहेगा। अब देखो, एक अगर हमने ले लिया, रिएक्शन है ए प्लस बी गोज टू सी, दिस योर रिएक्शन, ठीक है, समझाने के लिए समझ लो, थोड़ा सा टफ है इसलिए। ग्राफ ड्रा किया हमने, ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस में क्या है, डेल्टा जी है, क्या है, डेल्टा जी है, ओके। इन दिस पॉइंट, अगर इसको हमने ऐसे लिया, दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो इन दिस लाइन शोइंग द डेल्टा जी इक्वल टू 0 मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम को बता रहा है ना। अगेन ऊपर से नीचे लेके आए, ओके, एंड एक हम लोग नीचे से ऊपर ले गए, ओके। सो फॉर दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस डेल्टा 0 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर से नीचे आ रहा, ये दिस इज द 0 पॉइंट, इसके नीचे क्या है बताइए। देखो ये यहां से लेके यहां तक क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है ना। इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक व्हाट इज दिस, दिस इज द शोइंग द, थोड़ा सा और अच्छे से लिखा है ना, थोड़ा समझना अच्छे से। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये नेगेटिव है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आया ना। ओके, तो दिस इज शोइंग द नेगेटिव रीजन, दिस इज शोइंग द पॉजिटिव रीजन। ऑल राइट, इतना पॉइंट समझ में आया सभी को? कोई डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं सब देख लूँगा। ओके, अभी इसी क्वेश्चन ये समझ में आया ना? थोड़ा सा रफ कर रहे हैं फिर से। यहाँ पे कुछ ना डेल्टा जी की वैल्यू बताई गई थी, इक्विलिब्रियम कब है, पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, ठीक है। उसको आगे रफ करते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो जो हमने रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन हमने ले लिया इधर, दो कंडीशन, डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ले लिया डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो बताइए, अच्छा A प्लस बी गोज टू सी, ठीक है, A प्लस बी गोज टू सी। बताइए, जैसे कौन सी ले लिया हमने, इस पार्ट के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। ये A से B, ठीक है, और B से C अलग आएगा। A से B पार्ट के लिए देखो, तो A से B पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस बी गोज टू सी। यहाँ पे क्या है, निगेटिव रीजन में है ना, ये दिस निगेटिव रीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और स्पॉन्टेनियस रहेगी। थोड़ा समझना, वही बता देंगे, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर हमने रिवर्स किया, अगर रिएक्शन को रिवर्स किया, C गोज टू A प्लस बी, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन के लिए जो AC लाइन है उसका पार्ट कौन सा लेंगे, BC पार्ट लेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा BC पार्ट, ठीक है। तो BC पार्ट के लिए ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब BC पार्ट के लिए A प्लस बी गोज टू C, इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दिस विल बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। समझना थोड़ा सा। इसके बाद इसको रिएक्शन को रिवर्स कर दो, C गोज टू A प्लस बी, यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट को समझ में आया?
अच्छा यहाँ पे बताइए, ये स्लोप निगेटिव रहेगा, डेल्टा एस निगेटिव रहेगा ना यहाँ पे, तो लाइन किधर जाएगी? डेल्टा जी वर्सेस टी में लाइन अगर नीचे जाती है तो स्पॉन्टेनियस बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर निगेटिव रीजन में रहेगा लाइन तो क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव रीजन में आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऑलराइट, किसी कोई डाउट पूछ सकते हो। ये मैंने बेसिक चीजें बताई, ठीक है, इसी लाइन के लिए बताया। तो निगेटिव रीजन में था तो यहाँ पे क्या है? डेल्टा जी निगेटिव है। अब देखो डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव लिया। अब इसको रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया तो ये क्या बन गया? नॉन स्पॉन्टेनियस बन गया। इसको रिवर्स किया तो स्पॉन्टेनियस बन गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब थोड़ा सा इलिंगम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इलिंगम डायग्राम बनाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा पॉइंट समझाएंगे। ये सब तुमको इसलिए समझा रहे हैं, बेस बना रहे हैं। दिस इज योर बेस। मान लो किसी ग्राफ नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, बेस है तुम्हारा ये। अगेन देखो, एक ग्राफ बनाया हमने, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, ओके। तो यहां पे चलिए ये अगर हमने ले लिया, दिस इज योर Ag2O। व्हाट इज दिस इज योर Ag2O। इसके बाद दिस इज योर HgO, और यहां से दिस इज योर जिंक ऑक्साइड, ओके। पॉइंट क्लियर है ना सबको? नेट बहुत देखना पड़ता है। तो इसको इस पॉइंट को मिलाओ, दिस इज योर टेम्परेचर T1। इस पॉइंट को मिलाओ, दिस इज योर टेम्परेचर T2। अगेन इस पॉइंट को मिलाओ, दिस इज योर टेम्परेचर T3। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? ये तुम्हारा क्या है? देखो यहाँ पे T1, T2 और T3 में क्या रहेगा? उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर उस साइड राइज हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा जी ऊपर राइज हो रहा तुम्हारा। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ठीक है। अब देखो मुझे रिड्यूस कराना है, रिड्यूस कराने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे ना। चलिए देखो Ag2O है, चलो रिड्यूस मतलब तो थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Ag+O2 गैस में। क्या ब्रेक हो रहा है? Ag+O2 गैस। ये T1 टेम्परेचर पे ब्रेक हो रहा है। मतलब T1 क्या है? लोवेस्ट टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। दिस इज योर हाई टेम्परेचर। थोड़ा सा बैलेंस करा लेना, ठीक है। कैसे बैलेंस कराओगे? ओके, अगेन HgO। HgO किस में ब्रेक डाउन होगा? हीट कराएंगे तो फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा ये Hg+O2 में, ठीक है। एंड अगेन जिंक ऑक्साइड हीट कराएंगे तो फिर से ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगेन Zn+O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस करा लो। देखो ये फर्स्ट टू रिएक्शन जो तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट टू रिएक्शन जो है, ये थोड़ा समझना। फर्स्ट टू रिएक्शन आर लो टेम्परेचर,
लेकिन ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन क्या हाई टेम्परेचर पे है ना, ये सब तुमको समझाने के लिए हमने लिखा। तो लास्ट वाली रिएक्शन क्या हाई टेम्परेचर पे है, समझना, लास्ट वाली टेम्परेचर में जिंक ऑक्साइड वाला, ठीक है। तो लास्ट ये रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। ये लिंगम डायग्राम नहीं है, नॉर्मल चीज़ तुमको बता रहे हैं समझाने के लिए, अभी भी समझ लो उसकी चीज़ें, समझ जाओगे सब कुछ सही रहेगा, अदरवाइज भी लिंगम डायग्राम रटना पड़ेगा, रट के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो लिंगम डायग्राम का बेसिक मीन्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स को रिलेट कर रहे हैं मेटलर्जी के साथ। अब मेटलर्जी में क्या होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में होता है ना, कोई भी इंडस्ट्रीज, जैसे हम इंडस्ट्रीज हैं, तो मेटल को निकालने के लिए मेरी कास्ट जो होनी चाहिए, एक्सपेंस जो होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। और प्रॉफिट कब होगा, जब मेटल ज़्यादा आएगा, एक्सपेंस कम होगा, ठीक है, और मेरा मेटल ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का एक फैक्टर है, ये दोनों लो टेम्परेचर हैं। अब इंडस्ट्री में टेम्परेचर को राइज करने के लिए फ्यूल लगता है, जितना कम फ्यूल लगेगा उतना ही अच्छा रहेगा ना। तो ये देखो इसको हाई टेम्परेचर है, यहाँ फ्यूल ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, बस। तो हमने सोचा इसको हम लोग रिड्यूस कराएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन से नहीं, किसी भी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करा सकते हैं क्या, मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दें रिड्यूस हो जाए, इसको हीट कराने पे ब्रेक डाउन हो रहा है ऐसा ना करें। तो यहाँ पे सोचा गया, अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर राइज करने में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब फ्यूल लगेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखो तो क्या किया गया यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन के द्वारा, मतलब कोल के फॉर्म में या फिर कोक के फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो जिंक प्लस सीओ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे सी क्या है, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन जो होगी लो टेम्परेचर पे होती है, रिएक्शन कैसी होती है, लो टेम्परेचर पे। यहाँ पे हीट करा है तो ब्रेक हो रहा था हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे तुमने कार्बन ऐड कर दिया तो लो टेम्परेचर पे हो गया, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो बस इसलिए हम लोग इलिंगम डायग्राम के द्वारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करेंगे किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन क्या, यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। तो इलिंगम डायग्राम का बेसिक मीन्स क्या रहेगा, टू फाइंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल, ओके। नाउ एक ग्राफ और बना रहे हैं, समझ लो, अच्छा लगेगा, ग्राफ से ही समझ लो। देखो यहाँ पे डेल्टा जी है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, दिस इज योर, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल, एक डाउनवर्ड, ठीक है। अब जरा समझना, यहाँ पे कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, थोड़ा बैलेंस कर लेना, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। और नीचे जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, यहाँ पे कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कार्बन रिएक्शन करके CO में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा समझना, CO में। तो यहाँ पे हाफ O2 लिखेंगे, और ऊपर जो बनेगा तुम्हारा CO कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, यहाँ पे इस वाले में CO कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है। तो हाफ O2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, C कन्वर्ट टू CO2 ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करने में भी आसानी रहेगी। C कन्वर्ट टू CO, CO कन्वर्ट टू CO2, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लोगे ना, इसको ऐसे याद रखना, C कन्वर्ट टू CO2, C कन्वर्ट टू CO, CO कन्वर्ट टू CO2, ओके। तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको हमने 2 नंबर दे दिया, इसको हमने 3 नंबर दे दिया,
नंबर हमने दे दिया। ये ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में है? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ अब देखो यहां पे जरा समझना सेकंड के लिए, अगर C प्लस O2 गोज टू CO2, इसके लिए क्या है बताइए? डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो रहेगा, ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे निगेटिव रहेगा। यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो है, थोड़ा समझना। तो C प्लस O2 गोज टू CO2 के लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या जीरो आ गई, मतलब रिड्यूस तो करेगा नहीं। क्यों? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई ना, ये कहानी खत्म, ये कोई मतलब का नहीं हमारे। अब देखो सेकंड ले लो, C प्लस हाफ O2 गोज टू CO, ये तुम्हारा है। C प्लस हाफ O2 गोज टू CO, ये तुम्हारा फर्स्ट वाला, ठीक है। यहां पे इसके रिस्पेक्ट में क्या है बताइए? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है बताओ? बताइए, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा? निगेटिव है ना, और CO प्लस गोज टू CO2 हाफ O2, इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, सारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से रहेगा, यहां से रहेगा, यहां से रहेगा, यहां से ऊपर से नीचे आया, निगेटिव हुआ, स्पॉन्टेनियस हो गया। दिस इज योर स्पॉन्टेनियस, दिस इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तुम्हें एक जर्नल से ग्राफ याद होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जो लाइन आएगी उसके डेल्टा जी निगेटिव रहेगा और वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है। ऊपर से जो ग्राफ नीचे आएगी और तुम लोग बार बार ये कर रहे हैं, क्या करें? समझ लो हर एक पॉइंट को, अभी सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं इसके, ठीक है। तो देखो इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आया ना निगेटिव आया, इसके लिए जीरो आया, इसके लिए क्या आएगा? पॉजिटिव, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। दिस इज इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, दिस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब देखो तुम्हें कहीं पर भी ग्राफ मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा याद रखना क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ सारे निगेटिव हों तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे जीरो है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्वेश्चन में हो सकता है सारे निगेटिव हों तो सारे स्पॉन्टेनियस रहेंगे, फिर टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऊपर पॉजिटिव रीजन, नीचे निगेटिव रीजन है, तो ये अलग ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे जो भी तुम्हारा ग्राफ आएगा उसमें लगभग सारा कुछ निगेटिव रीजन ही रहेगा, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर रहेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों समझा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे यहाँ तक किसी कोई डाउट? चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया? एक ही पॉइंट समझ में आया, क्या? कि टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी अगर ऐसे आया तो क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस, समझ लो। अगर डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ऐसे गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कब? जब डेल्टा जी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो रहेगा तब, उस कंडीशन में, ठीक है। यहां पे जीरो नहीं है, यहां पे इस पॉइंट पे जीरो है, यहां पर भी इस पॉइंट पे जीरो है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हमने निकाल लिया। नाउ अब देखो जो प्रिंसिपल है इलिंगम डायग्राम, इलिंगम डायग्राम का जो प्रिंसिपल है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इलिंगम डायग्राम प्रिंसिपल क्या है? मेटल कैन
reduce the metal oxide which are metal oxide present metal can reduce the metal oxide present above the metal. देखो इसका बेसिक मीन्स ये हुआ, जो मेटल होगी जो नीचे होगी अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी किसमें, मेटल में. दिस इज योर मेन पॉइंट, समझना जरा. मेटल जो नीचे होगी, जिसका ग्राफ नीचे होगा, वो अपने से ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज योर इलिंगम डायग्राम प्रिंसिपल, यही मेन है. ठीक है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो. जो मेटल नीचे प्रेजेंस रहेगी वो अपने से ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी. वही हमने लिखा है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है. इसको भी खत्म कर रहे हैं. अब देखो जरा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखना. ये डेल्टा जी है वर्सेस टेम्परेचर है. ठीक है, यहां पे FeO, this line showing the FeO, this is your zero line, this is your positive region, this is your negative region. ठीक है, इसके बाद this is line of CO goes to CO2. ठीक है, और this is line of C goes to CO, this is line of C goes to CO2. ठीक है, अब बताइए जरा, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है? यहां पे FeO को कौन रिड्यूस करेगा? थोड़ा समझो जरा, FeO को यहां पे कौन रिड्यूस करेगा? टेल मी बताइए, FeO को यहां पे कौन सा रिड्यूस करेगा? हेलो, देखो अच्छा थोड़ा समझो, यहां पे C गोज टू CO2. ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा? डेल्टा जी निगेटिव रहेगा. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लगाओ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को लगाओ. मेटल कैन रिड्यूस द, मेटल नहीं है मान लीजिए, मतलब कोई भी नॉन मेटल है, रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट एबव द मेटल. यहां पे लिख लो बिलो, एक वर्ड लिख लो बिलो. जो नीचे रहेगा अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा. तो नीचे कौन है? जो नीचे रहेगा अपने से ऊपर वाले रिड्यूस करेगा. ऊपर से नीचे नहीं आने वाला, नीचे से ऊपर जो जाएगा. तो यहां पे ये लाइन क्या शो कर रही है बताओ? नीचे है, और ये लाइन क्या है? FeO है ना. दिस इज द FeO, दिस इज द CO गोज टू CO2. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कार्बन है
और CO है, ठीक है, दोनों में से कौन हो जाएगा बताइए। तो यहां पे CO गोज टू CO2, मतलब CO क्या हो जाएगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा याद रखना, मेटल जो नीचे रहेगा ना, ये नॉन मेटल जो नीचे रहेगा अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। थोड़ा सा एक चेंज कर लो, ठीक, थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे सारा निगेटिव करो, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है, सारा निगेटिव करो, ये पूरा का पूरा निगेटिव रीजन है, ऊपर से नीचे सारा कुछ, ठीक है, जस्ट हमने बना दिया तुमको, ठीक है, पूरा निगेटिव रीजन लिया गया है। एक्चुअली क्या नीचे से ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। तो ये पूरा रीजन क्या है, निगेटिव लिया गया है, समझाने के लिए तुमको बताया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब निगेटिव लेंगे देन दिस लाइन विल रिड्यूस, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर वाला रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये पूरा रीजन निगेटिव है, अदरवाइज पहले केस में गलत हो जाएगा। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई डाउट? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लो इसी में, इसी प्रिंसिपल पे। देखो डेल्टा जी यहां पे सारा कुछ निगेटिव रहेगा, सारा कुछ निगेटिव, देखो यहां पे जो मेटल आर्क्स था, ओके गाइज, यहाँ पे भारी वर्षा हो रही है, इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लाइट भी चली गई थी, ठीक है, देयर आर फ्यू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लाइट एज वेल इंटरनेट प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस लेक्चर अगेन। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे नहीं है, ठीक है, देखो यह पूरा रीजन डेल्टा जी निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें लग रहा है लाइन गलत लिख दिया तो हटा सकते हो, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए हमने लाइन केवल ड्रा किया है, ठीक है, ऐसे ही जर्नल फॉर्म के लिए समझने के लिए। अब एक देखो, अगर इसके नीचे मल्टीपल लाइन रहेंगी तो क्या होगा, मल्टीपल लाइन मतलब जो हमारी मेटल ऑक्साइड है उसके नीचे जो नॉन मेटल है, मेटल प्रेजेंस से ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। अगर उसके नीचे कई मेटल्स आ गई, ठीक है, वो भी डेल्टा जी निगेटिव के साथ, मतलब स्पॉन्टेनियस कंडीशन में, तो क्या होगा, सेकंड केस देखो, ठीक है, देखो फिर से डेल्टा जी क्या रहेगा, या टोटल वैल्यू क्या निगेटिव है, ऊपर से नीचे तक का सारा कुछ निगेटिव है। टेम्परेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी टाइप का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चलिए हमने ले लिया यही C प्लस CO2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने ले लिया FeO ले लिया, और एक ऊपर से नीचे ड्रा कर रहे हैं और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिस इज योर CO गोज टू CO2, दिस इज योर CO गोज टू CO, ठीक है, थोड़ा सा और हमें पॉइंट समझ में, दिस इज योर FeO,
वही है। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, T1 लाई कर रहा है, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट T2, और दिस योर थर्ड पॉइंट T3। ठीक है, इन दिस केस एक और बना लेते इसमें। T1 T2 T3 हमने टेम्परेचर, कहानी तो वही हो गई ना। रुक जाओ थोड़ा सा, नीचे ज्यादा लाइन होनी चाहिए ना, ऊपर कम होनी चाहिए। चलिए हमने एक यहां से ही बनाया, ठीक है, कोई भी हमने ले लिया, ये भी तुम्हारा कोई मेटल है, ठीक है, या फिर ले लिया ZNO ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन और फिर से बनाते हैं इसको थोड़ा सा, टेंशन न लो, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो इसके नीचे मल्टीपल लाइन होनी चाहिए, बस समझ लो, मल्टीपल लाइन आपको ड्रा करनी है। दिस इज योर, मान लीजिए इस बार तुमने ले लिया जिंक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और उसके नीचे लाइंस हैं और भी लाइंस हैं, ठीक है। और दिस आल्सो वन ऑफ द मोस्ट लाइन, ठीक है। ये डेल्टा जी है, ये होल रीजन क्या है, निगेटिव है, और ये टेम्परेचर है। चलिए हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसका मेटल M1 है, इन दिस केस मेटल M2 है, और ये तो जिंक ऑक्साइड है, इन दिस केस मेटल M3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर है, जिस लाइन पे कट करेगा वो टेम्परेचर डिफाइन होना चाहिए। तो T1 ले लिया, ये लाइन इस टेम्परेचर पे कट कर रही है, ये लाइन इसको कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज योर T2 हो जाएगा। अब ये लाइन जो है इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट को हमने लिया, दिस इज योर T3, ओके। अब बताइए ZNO को नीचे कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन है, M1 M2 M3, तीनों मेटल हैं, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड को कौन सा रिड्यूस करेगा, तो फिर से कंडीशन क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, मतलब T3 इज मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, सेकेंड वाली लाइन, मतलब M3 जो मेटल है वो T3 पे कट कर रहा है, ठीक है, और M2 T2 पे कट कर रहा है, M1 T1 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इंडस्ट्री केस में क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, और डेल्टा जी तो निगेटिव सभी के लिए है, क्योंकि डेल्टा जी सारे निगेटिव हैं। तो कंडीशन क्या होती है लिंगम डायग्राम की, पहली कंडीशन डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन यहाँ पे डेल्टा जी निगेटिव है, सभी के लिए है, दिस इज कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, टेम्परेचर शुड बी मिनिमम, तो इन दिस केस T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो M1 प्लस जिंक ऑक्साइड गोज टू Zn प्लस M1O, ये इसको रिड्यूस कर देगा, ऑल राइट।
समझ में आया सभी को? बताइए, अब समझ में आया सभी को? हमने पूरा रीजन क्या लिया, निगेटिव लिया। उसमें से जिंक ऑक्साइड है, उसके नीचे वाली मेटल वो अपने ऊपर वाले का ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इसके नीचे एक ये लाइन, एक दो तीन लाइन मैंने लिया, तीनों इस लाइन को कट कर रही है। जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहाँ टेम्परेचर डिसाइड हो रहे हैं, T1 T2 T3। ठीक है, तो T1 T2 T3 में लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा रहेगा? और डेल्टा जी सभी के लिए निगेटिव है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा वही थर्मोडायनामिक फिजिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में कम से कम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, लो कॉस्ट हाई इनकम, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए ना। तो टेम्परेचर राइज करने में फ्यूल लगेगा, फ्यूल की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? फ्यूल मतलब यहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, दिस वाज द इलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अब देखो तुम्हारे यहाँ इसमें भी दिया गया, जो मैंने तुमको दिया है सारा कुछ इसमें भी दिया गया है। ठीक है, चलिए देखो, इसको भी थोड़ा समझा देते। अब तो समझ में आ गया होगा ना सब कुछ। अब इसको थोड़ा सी रिवाइज कर देते। ठीक है, एक पॉइंट लिख के बस इसी से। अब देखो, जो तुम्हारे इसमें दिया गया है ना नोट्स में, उसको देख लो। नोट्स के अकॉर्डिंग देखो, देखो ऊपर तुम्हारा क्या है, जीरो है एक, जरा समझना। जीरो से ऊपर क्या है, सारे टेम्परेचर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो के नीचे वाले टेम्परेचर देखो, ये है -300, ये है -500 और ये है -700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस में है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू है। ये है -800 और ये है 900 और ये है 1000, अगेन 1100। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा 1200। ओके, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर निगेटिव, डेल्टा जी। ठीक है, और यहाँ पे लिया गया टेम्परेचर। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया गया, डेल्टा जी वर्सेस टी। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर पहला 400, फिर 800, ठीक है, फिर 1200 और इसके बाद लिया गया है 1600, इसके बाद 2000। ऑल राइट, अब देखो जरा समझिए, 800 700 के बीच से एक ग्राफ जा रहा है। ठीक है, एक लाइन जा रही है, 2Cr प्लस 3/2 O2 goes to Cr2O3। ठीक है, इसके बाद एक लाइन है 900 1000 के बीच में एक लाइन जा रही है, ये है 2Al प्लस 3/2 O2 goes to Al2O3। अगेन एक लाइन 1100 से जा रही है, ये लाइन कट कर रही है ए पॉइंट पे, इसको ए पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, दिस इज योर ए पॉइंट। यहाँ पे 2mg प्लस O2 गोज टू MgO, 2mgO। और एक लाइन आ रही है 1200 से, यहाँ से देखो कैल्शियम 2 टाइम्स और ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा। ओके, बताइए
ऑल क्लियर यहाँ तक? ये हमने सिर्फ ड्रा किया गया वैसा ही है। अब इसको जरा समझिए, तो हमने नोट्स दिया उसी का, ठीक। ये अपने सुपर वाले मेटल्स हैं, इनको को सारा कुछ रिड्यूस कर सकता है कि नहीं? ये जो जितने भी हैं उनको रिड्यूस कर देगा ना? करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी है, इससे ऊपर कौन कौन है? इससे ऊपर MgO है, Al2O3 है, Cr2O3 है। इस ऊपर क्या है बताइए? MgO है, तो रिड्यूस कर देगा, क्या बन जाएगा? CaO प्लस Mg, ये रिड्यूस हो गई, ठीक है। अगेन अगर हमारा कैल्शियम लिया, इसको भी रिड्यूस कर सकता है। Cr2O3 साइड है, इसको भी रिड्यूस कर दे किसमें? ये बन जाएगा Cr प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब थोड़ा बैलेंस करा लेना, ठीक है। यहाँ बनेगा 3Ca लिख देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार Ca जो है MgO को, Al2O3 को, Cr2O3 तीनों को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। क्यों? डेल्टा G नेगेटिव इन दिस केस है कि नहीं? ऑल राइट, इन सभी के लिए क्या है? डेल्टा G नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा G नेगेटिव है। ओके, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है? चलिए अब एक और काम करते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल देखो। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया ना? सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, ये लिया गया है, ये है तुम्हारा, दिस इज योर पॉइंट, इन दिस पॉइंट 7, 1, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर से इस पॉइंट पे आ रहा है C प्लस O2 गोज टू CO, वही जो बता रहे थे। इस पॉइंट पे फिर से जा रहा है, CO प्लस O2 गोज टू CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और दिस इज योर C प्लस O2 गोज टू CO2, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये डेल्टा G ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। तो एट मेटल कैन रिड्यूस एल्युमिनियम, इसमें क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कैन रिड्यूस Cr2O3, कैन रिड्यूस Cr2O3 but not MgO and CaO। नहीं, ये गलत हो गया, ये तो फर्स्ट का हो गया, क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन उस साइड है। इसका क्वेश्चन है यही हो गया। फिर से इसमें देखो, बताइए जरा, ये पूरा वैल्यू क्या है? ये सारा कुछ रीजन नेगेटिव है, ठीक है। बताइए इसमें कार्बन है कि CO, बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? फिर से पूछा गया।
ये पूरा वैल्यू नेगेटिव है, ये टेम्परेचर है। बताइए, ये मोर नेगेटिव वैल्यू है, दिस इज अ लेस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम करेगा? देखो ये मोर नेगेटिव है, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे काम करेगा ना, लो टेम्परेचर पे। और ये तुम्हारा क्या है, ये लेस नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों के बीच में। बताइए, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, कैसा? मोर होना चाहिए, और लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? डेल्टा जी मोर नेगेटिव केस में कौन सा आ रहा है? लो टेम्परेचर पे, दिस इज द मेन। तो यहां पे CO क्या हो जाएगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज योर कंडीशन। ओके, बताइए। अच्छा, थोड़ा सा इस केस में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? MgO को रिड्यूस कर सकता है, CO को रिड्यूस कर सकता है क्या इस क्वेश्चन में? बताइए। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे प्रेजेंस है तो Cr2O3 रिड्यूस कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके नीचे MgO CO, तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये सब कहानियां हैं छोटी मोटी। तो ये था तुम्हारा इलंगम डायग्राम, ठीक है। तो पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है ना सारा कुछ? तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। तो इसका मेन पर्पज यही निकल के आया, एक सिंगल इसका मेन रीजन है। सबसे पहले डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ये चेक कर लेना है। इसके बाद जो नीचे मेटल है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ इलिंगम डायग्राम। ओके, दो पॉइंट है इसमें, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और भी एक पॉइंट है लो टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरा मेन पॉइंट क्या है कि लो जो बिलो रहेगा मेटल वो अपने से ऊपर वाले को ऑक्साइड को, अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना? टाइम ज़्यादा हो गया, चलिए अच्छा सुनिए, 10-15 मिनट और पढ़ा देते हैं, ठीक है, आज ख़त्म हो जाए। देखो अब तुमको इसकी ट्रिक देंगे कुछ, ठीक है, अब तुमको इसका 2 पेज का नोट्स देंगे पूरा, जिसमें सारा कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक देंगे, आपको मेटलर्जी में जो मेन पॉइंट्स उनको याद करने का ट्रिक दे देंगे, ठीक है। तो उस सबको आपको देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें अपलोड करेंगे, आज या कल में अपलोड कर देंगे। उसमें आप लोग देखिएगा अच्छे से ट्रिक वाइज। मेटलर्जी की जो ओर्स होती ना वो जल्दी भूल जाती ना, उनको भी सीखने का तरीका है, कई तरीके वहाँ पे देंगे। और इन सब के ट्रिक इसमें क्या है, इसमें ट्रिक कुछ है नहीं है, बस ये मेन रिजल्ट इसका याद रखो, ट्रिक वही काम आ जाएगा। तो इस सबको समराइज फॉर्म में आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मेरा वीडियो देखना वहाँ से लेक्चर का। अब हर एक उसका ट्रिक जो भी बनेंगी चैप्टर की, जो भी ट्रिक्स बनेंगे उसका शार्ट फॉर्म पूरे चैप्टर का 2 पेज में पूरा नोट्स अच्छे से कवर करके तुमको दिया करेंगे। तो उससे क्या है, तुमने जब भी तुमको पढ़ना रहे, कम पढ़ने का मन करे 2 पेज पढ़ लो, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज तो फुल नोट्स कब तक पढ़ोगे? तो वैसे तुमको सब बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके अपने नोट्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम बना देंगे, तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। शार्ट में निकलना सीखो, जैसे इसमें क्या है 3 पॉइंट लिख दिया तुमने, शार्ट में हो गया पूरा इलिंगम डायग्राम, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, शार्ट में लिखो, हम बना दे देंगे, कोई समस्या नहीं तुम लोगों को, ठीक है। नाउ थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग सीख लेते हैं मेटलर्जी जो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। बिल्कुल टाइम बिल्कुल 10-10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। और जो चार्ट बचेगा
वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, उसमें दिया गया है। मंडे से हम लोगों का जो चैप्टर चलेगा, देखो उसमें से तुम्हारी कुछ एलवाय बचे हुए हैं, ठीक है, एलवाय कोई भी तुमको पढ़ लेना है, वो सब याद करने वाला तरीका है, वो तुमको सब बताएंगे, ठीक है, एक अपलोड कर देंगे वीडियो, उसमें सब देख लेना अच्छे से। तो इलिंगम डायग्राम समझ में आ गया, होप समझ में आ गया, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग डाउट सेशन में। उससे पहले थोड़ा बहुत लास्ट जो बचा है उसको थोड़ा सीख लो, ठीक है, बस 5 मिनट, ठीक है। टाइम कितना हो गया वैसे? टाइम तो काफ़ी हो गया। चलो अच्छा, एक बताते हैं, सारे तुम लोग कर लेना, ठीक है, एक दो हम बताएंगे, इसके बाद तुम लोग कर लेना। अभी तो टाइप्स ऑफ आयरन भी पढ़ाना है। अच्छा चलो अच्छा, थोड़ा सा देख लो। पहला आयरन, आयरन में तुम्हारा होता है, क्या होता है, एफई होता है ना, एक्सट्रैक्शन जानते हो, ब्लास्ट फर्नेस में होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइप्स देख लो इसके, इसके टाइप्स कितने बनते हैं? टाइप्स इसके 4 होते हैं। पहला होता है पिग आयरन, इसके होता है कास्ट आयरन, इसके बाद स्टील, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा रॉट आयरन, ठीक है। जो प्रोसेस है पिग, कास्ट, स्टील और रॉट, इसको याद करने का तरीका याद कर लो, ठीक है। एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन, ये तुम्हारा जो लाइन है इसको याद रखो, पिकासो, ठीक है। हुआ द पिकासो फेमस, ठीक है। तो पिकासो वर्थ थोड़ा बहुत याद रखेगा, ठीक है। पिकासो में पिग आयरन होता है तुम्हारा, कास्ट आयरन होता है और स्टील होता है, डब्ल्यू फॉर रॉट आयरन होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? इंक्रीजिंग नहीं, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन। इन सबको क्लासिफाई किया गया कार्बन के बेस पे, ठीक है। तो कार्बन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, पिग आयरन और कास्ट और स्टील और रॉट। देखो पिग आयरन में सबसे ज़्यादा तुम्हारा कार्बन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से 4%। कास्ट में थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। कास्ट में तुम कितना कर दोगे? 0 पॉइंट कह सकते हो कि थोड़ा सा पॉइंट कम कर दो, 2 पॉइंट इसमें कर दो कि 5 लिखो इसमें, पिग आयरन में सबसे ज़्यादा तुम्हारा कार्बन होता है। इसके बाद तुम्हारा कास्ट आयरन आ जाएगा, उसमें कार्बन रहेगा, इसमें 2.5 से लगभग 4% रहेगा। देखो 2.5 से थोड़ा सा कम कर दो, ये बन जाएगा क्या है? ये कार्बन का परसेंटेज है। और स्टील में रहेगा 0.12 से 0.25, ठीक है। दिस इज योर कार्बन परसेंटेज। और स्टील में तुम्हारा कितना रहता है? 0.25 से 2%, 0.25 से 2%। दिस इज कार्बन परसेंटेज, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील और रॉट आयरन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा तुम्हारा? स्टील आता है। स्टील में क्या है? कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम है,
ठीक है। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है। पिग आयरन जानते हो क्या होता है? जो निकलता है जस्ट एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ मेटल के द्वारा, उसे बोलते हैं पिग आयरन। और कास्ट आयरन क्या होता है? थोड़ा सा कार्बन परसेंटेज कम कर दो, ठीक है। कास्ट आयरन जानते हो, घर पे सबने देखा होगा, जो भी मशीनरीज होती है उसका बेस जो बनता है कास्ट आयरन का बनता है। कोई भी मशीन रहेगा तुम्हारा, ठीक है, जो भी क्रशर वगैरह होते हैं गन्ना निकालने के लिए, ठीक है, उन सब का जो बेस बनता है किसका बनता है? कास्ट आयरन का बनता है। तो कास्ट आयरन में जो है इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेंगी, Fe मेटल कम होता है, ठीक है, कार्बन ज़्यादा रहेगा, ट्रेस एलिमेंट भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पिग आयरन और कास्ट आयरन। इसके बाद तुम्हारा आता है कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में स्टील तुम्हारा होता है, ठीक है। उल्टा कर दिया क्या? उल्टा हो गया थोड़ा सा। स्टील में सबसे कम होता है 0.25 से 2%, ठीक है, स्टील में सबसे कम होता है। स्टील में रहेगा, ठीक है, रॉट आयरन, ठीक है, 0.12 से 0.25, ठीक है। थोड़ा ये कार्बन का परसेंट उल्टा हो गया था, ठीक है, सही कर दिया हमने। आप लोग देखते रहिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए बस। तो यहाँ का परसेंटेज जो रहेगा, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होगी रॉट आयरन। इसको हम लोग सारा कुछ जो मेन आइटम्स होते हैं इसी का बनाते हैं। कास्ट आयरन का हम लोग क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। किसी मशीन का जो बेस होता है ना नीचे वाला, वहाँ पे अगर उसको हाथ से मारोगे ना, हथौड़े से मारोगे, टूट जाता है, तो उसमें कास्ट आयरन होता है, ठीक है। थोड़ा सा कास्ट आयरन से कार्बन की परसेंटेज कम करेंगे, इम्प्योरिटी कम करेंगे, तो रॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी और कार्बन पे। क्लियर है? अब देखो इनका अगर हम लोग बात करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बनेगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? जिसमें सबसे कम कार्बन है, मतलब रॉट आयरन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो पिग आयरन, देन कास्ट, देन स्टील, देन रॉट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ओके। और सब जानते ही हो, थोड़ा बच गया अभी, चलो आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है। फ्लो चार्ट वगैरह अगर मन है तो बताओ, पढ़ा दें फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तुम्हारा बचा हुआ है, थोड़ा सा एमलगम और एलॉय बचा हुआ है। बताइए आप लोग पढ़ाएं कि न पढ़ाएं? बताओ पढ़ाएं कि न पढ़ाएं? अब फ्लो चार्ट बचे हुए हैं, ये सब खत्म हो गया। पिग आयरन के टाइप्स, ये वो सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट है। पढ़ा दें क्या? नहीं, अगर हम बताओ तो हम पढ़ा दें। चलिए ठीक है, अच्छा रहने दो। अब देखो तुम लोग को काम क्या बचा है, कुछ जो फ्लो चार्ट है ना, जैसे Fe का फ्लो चार्ट, कॉपर का फ्लो चार्ट, वो सब तैयार कर लेना, क्योंकि मंडे से दूसरा कुछ चलेगा, ठीक है। मंडे से आपका पी ब्लॉक चलेगा, वो तुम्हारे इसमें सब दिया हो गया, उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना? सारे क्वेश्चन तो हमने करवा दिए सिंगेज के, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। बस सिलिंगम डायग्राम क्वेश्चन बचे, वो हम कराएंगे। तो आप लोगों को काम एक दिया मैंने, जो भी मैंने नोट्स दिया एलन का, उसमें से फ्लो चार्ट बने हुए हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन उसमें आता है, बोर्ड में आएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन सिंगल या मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो काम है उसको कर लेना। चलिए ठीक, अब थोड़ी देर बाद हम लोग लाइव होंगे और जूम ऐप पे,
ठीक है, तो मंडे से हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, थोड़ा सा तेजी से पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम है।